हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं एलन ऑनलाइन में हाउ टू बी द चैम्प इन जेई मैथमेटिक्स। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये उठता है कि हमें जेई मैथमेटिक्स में चैम्प बनने की ज़रूरत ही क्या है, या फिर मैथ्स को ही इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है जेई में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं व्हाई मैथमेटिक्स। सबसे पहला रीज़न तो हम ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स रैंक डिसाइड करता है जेई मेंस में और जेई एडवांस में। कब? सपोज दो स्टूडेंट्स के मार्क्स, टोटल मार्क्स सेम आ गए हैं, तो उनकी रैंक डिसाइड करते समय जिसके मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा माने आएंगे या जिसका परसेंटाइल मैथ्स में ज़्यादा अच्छा रहता है, उसे बेटर रैंक दी जाती है। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपके मैथ्स के मार्क्स ज़्यादा आ गए तो आप उन सभी स्टूडेंट्स से बेटर रैंक पाएंगे या बेस्ट रैंक ला सकते हैं जिनके मार्क्स आपके साथ इन टोटल तो इक्वल हैं, लेकिन वो मैथ्स के कारण आपसे पीछे हैं, इसलिए उन्हें कम रैंक दी जाएगी, और आपके मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा हैं इसलिए आपकी रैंक ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। फिर हम आते हैं ये समझने के लिए कि जो फिज़िक्स एक सब्जेक्ट है, आप जानते हैं फिज़िक्स को समझने के लिए, फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए मैथ्स एक बेसिक टूल की तरह काम करता है। अगर आपके पास मैथ्स में कमांड है, मैथ्स में ग्रिप है आपकी, तो फिज़िक्स के किसी भी तरह के डेरिवेशन में, फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए जिन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है उनके डेरिवेशन में या उन अच्छे प्रॉब्लम्स में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली मैथ्स फिजिक्स सीखने के लिए एक बेस का काम करता है। मैथमेटिक्स इज द बेस ऑफ लर्निंग फिजिक्स। तो मैथ्स में इसलिए भी कमांड रहनी बहुत ज़रूरी है और हमें चैंप रहना ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं आफ्टर जेई वाले पार्ट पर। आफ्टर जेई में देखिए, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में इतने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हमें आगे जाके पढ़ने को मिलते हैं, सीखने को मिलेंगे, जिनको समझने के लिए मैथ्स आपको बहुत अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस देता है। अगर आपकी मैथ्स में बहुत अच्छी कमांड है तो चाहे सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम हो या फिर पावर एनालिसिस हो, नेटवर्क एनालिसिस हो, या और भी जो इंजीनियरिंग के हायर लेवल के सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे माने जाते हैं, जिनमें मैथ्स की या जिसमें न्यूमेरिकल्स की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, जिनमें उनको समझने के लिए हमें मैथ्स से कॉन्फिडेंस मिलता है। सो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है, ये एक बेसिक, ये मेन रीजंस हैं जिसके कारण हम समझ सकते हैं कि यार मैथ्स में तो हमें ज़बरदस्त लेवल का कॉन्फिडेंस, ज़बरदस्त लेवल की कमांड होनी ही चाहिए। अब हम समझते हैं कि अगर मैथ्स में हमें कमांड लेनी है, एक चैंप बनना है, तो किस तरह के स्ट्रेटेजिक चेंजेस की ज़रूरत है हमें हमारे स्टडी प्लान में। स्ट्रेटेजिक चेंजेस, क्या आप समझ रहे हैं इससे? स्ट्रेटेजिक चेंजेस का मतलब ये होता है कि अब तक हम जिस तरह की प्रिपरेशन करते आए हैं, जिस तरह से पढ़ाई करते आए हैं, जिस तरह से हम अपने डे की प्लानिंग करते थे पढ़ाई के लिए, उनमें हमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ऐसे चेंजेस जो हमें अपने सब्जेक्ट में एक्सट्रीम लेवल की कमांड दिला सकता है। तो वो चेंजेस अगर हमें करने हैं तो किस तरह के चेंजेस करने हैं? अब चेंजेस अगर करने हैं, ऐसा मैं आपको कह रहा हूं, तो आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाई? क्यों कर रहे हैं हमें चेंजेस? क्या हम जिस तरह से अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है? क्या वो स्ट्रेटजी सफिशिएंट नहीं है? क्या हम जिस तरह से अब तक पढ़ाई कर रहे थे और अब तक हम मैथ्स में मार्क्स लाते आ रहे थे, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बोर्ड एग्जाम में 90%, 95%, 96%, 97% स्कोर किया है इन टोटल, और वो मैथ्स में 100 ऑन 100 भी लेकर आते हैं। तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको लग रहा हो
कि मुझे तो किसी भी प्रकार से एकेडमिक चेंजेस या स्ट्रेटेजिक चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने अब तक जो मार्क्स स्कोर किए हैं 10th बोर्ड में या 12th बोर्ड में, या अगर आप 8th 9th तक अब तक स्कोर करते आए हैं 100 और 100, तो वो प्रिपरेशन एक अलग तरह से की जाती है। वो स्कोर करने का तरीका, वो स्कोर करने का एग्ज़ाम का पैटर्न वो अलग होता है। और जेई मेन और जेई एडवांस ये टोटली अलग लेवल के एग्ज़ाम्स हैं। इनकी एग्ज़ाम्स का पैटर्न डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली इनके पढ़ाई करने का तरीका या इनकी प्रिपरेशन करने का तरीका भी डिफरेंट होना चाहिए। कैसे डिफरेंट है ये, आप मुझे बताइए। जब हम अपने बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो या आपके स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो, उस समय हम मैथ्स के पेपर में हमें कितना टाइम मिलता है और कितने क्वेश्चंस मिलते हैं? यूजुअली हमें 2.5 आवर्स या 3 आवर्स का एक टेस्ट पेपर मिलता है। 25 से लेकर 30 या 25 से एटमोस्ट 32 33 तक क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, जिनका हमें डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन लिखना रहता है, और हमें टाइम भी मिलता है 3 घंटे के, 3 आवर्स। ये जो ड्यूरेशन है, ये जो टाइम है, ये डिस्क्रिप्टिव आंसरिंग के लिए परफेक्ट है। अगर आप डिटेल्ड सॉल्यूशन लिखना चाह रहे हैं क्वेश्चंस का, तो उनके लिए ये टाइमिंग, ये पैटर्न और जो सिलेबस आपको दिया जाता है, जिसमें लगभग अराउंड 10 to 12 चैप्टर्स होते हैं, या अगर चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हो भी गए तो आप 15 देखते हैं, तो 15 चैप्टर्स के बियॉन्ड आपको चैप्टर्स का एग्ज़ाम आपको नहीं देना पड़ता है, चाहे वो सीबीएसई एग्ज़ाम हो या जो भी बोर्ड एग्ज़ाम हो। लेकिन जब हम जेई मेंस का एग्ज़ाम देते हैं या जेई एडवांस का एग्ज़ाम देते हैं, हमारे पास 11th का कंप्लीट सिलेबस रहता है, 12th का कंप्लीट सिलेबस रहता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 30+ हो जाते हैं, 30 से ज़्यादा चैप्टर्स। और इन पर बेस्ड जो एग्ज़ाम हम फेस करने जा रहे हैं, उसमें वो एग्ज़ाम रहता तो 3 आवर्स का है, लेकिन उस 3 आवर्स के एग्ज़ाम में हमें फिजिक्स भी अटेम्प्ट करना है, जो कि इक्वली स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, और केमिस्ट्री भी उतना ही इक्वली और उतना ही वेटेज वाला सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तो इफेक्टिवली हमारे पास मैथ्स के लिए ऑन एन एवरेज 1 आवर बच पाता है। आप मुझे बताइए, अगर 1 घंटे में आपको 30 चैप्टर्स का एग्जाम देना है, 30 से ज्यादा चैप्टर्स का भी एग्जाम देना पड़ सकता है, 30 से ज्यादा चैप्टर्स होते हैं यूजुअली, तो क्या 1 घंटा सफिशिएंट होगा आपके लिए? इसमें एक बात और ध्यान देने लायक है कि मेंस में आपके पास आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से हमें 25 अटेम्प्ट करने रहते हैं। मेंस के एक्चुअल पैटर्न पे मैं फिलहाल नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन 30 क्वेश्चंस फिजिक्स में, 30 केमिस्ट्री में, 30 मैथ्स में मिलते हैं, जिनमें से 25 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करते रहते हैं, और 1 घंटे में। और हमें अटेम्प्ट करने का मतलब है यहां पर आंसर्स मार्क करना है, हमें सॉल्यूशन नहीं लिखना है। हमें डिटेल्ड सॉल्यूशन या शॉर्ट सॉल्यूशन या किसी भी तरह का सॉल्यूशन लिखना ही नहीं है। हमें क्वेश्चन पढ़ना है, हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 या ABCD, और उसमें करेक्ट आंसर हमें मार्क करना है। अगर न्यूमेरिकल चॉइस क्वेश्चन है तो करेक्ट आंसर हमें OMR में फिल करना है। ओके, तो यहां पर अब स्ट्रेटेजिक चेंज की जरूरत महसूस होगी आपको। कैसे? आप इमेजिन कीजिए, आप कंपैरिजन कीजिए, 3 आवर्स में 30 क्वेश्चंस, 15 चैप्टर्स, और 1 आवर में 30 क्वेश्चंस और मोर देन 30 चैप्टर्स, और यहां पर हमें सॉल्यूशन लिखने की भी जरूरत नहीं है। मतलब जेई मेन में, और अगर हम जेई एडवांस की बात करें तो वो क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, बट उनका वेटेज ऑलमोस्ट, उसमें भी वेटेज या ग्रेविटी इसी लेवल की रहने वाली है। तो फिलहाल जेई मेन के रिस्पेक्ट में मैं आपको समझा रहा हूं, तो क्योंकि वही चेंजेस, जो स्ट्रेटेजिक चेंजेस हम मेन के लिए करेंगे, वही स्ट्रेटेजिक चेंजेस एडवांस के लिए भी रिक्वायर्ड हैं। सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन हमें मेंस और एडवांस दोनों में
हेल्प करने वाला है। तो स्ट्रेटेजिकली मेन और एडवांस की प्रिपरेशन अलग तरीके से नहीं की जाती है, सेम वे से की जाती है, बट डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड प्रिपरेशन, राइट। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के समय हमें 3 घंटे में 15 चैप्टर्स का के अराउंड 30 क्वेश्चंस मिलते हैं, उन्हें सॉल्व करना रहता है, डिटेल्ड सॉल्यूशन। और मेंस में 30 से भी ज़्यादा चैप्टर्स हमें मिलने वाले हैं मैथ्स में, जिसके लिए एवरेज हमारे पास 1 आवर का टाइम रहने वाला है, और हमें 30 में से 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और हमें सॉल्यूशन शो नहीं करना है। तो ऑफ कोर्स हमारे सॉल्व करने की जो स्पीड रहेगी वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिला सके। तो ये जो डिमांड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, ये जेई मेन और जेई एडवांस की जो डिमांड है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट है बोर्ड की एक्सपेक्टेशन से या बोर्ड की रिक्वायरमेंट से। यही रीजन है कि अब हमें स्ट्रेटेजिक चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी अपने पढ़ाई करने के तरीके में, सब्जेक्ट समझने में, सब्जेक्ट लर्न करने के लिए, या सब्जेक्ट में चैंप बनने के लिए हमें स्ट्रेटेजिक चेंजेस की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक चेंजेस हम करेंगे कैसे, किस तरह से हमें स्ट्रेटेजिक चेंजेस की जरूरत है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। मैं इस समय मैथ्स के लिए फोकस्ड हूं, मैं आपको मैथ्स के लिए बताना चाहता हूं कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। इसमें सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है लर्निंग फॉर्मूले। बहुत से बच्चों को ये लगता है कि फॉर्मूले अगर मुझे याद नहीं रहेंगे, ऑन द स्पॉट याद नहीं आते हैं, तो हम डिराइव भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये स्ट्रेटेजी आपके लिए हार्मफुल हो सकती है जेई मेंस की प्रिपरेशन के समय। यहां जितनी ज्यादा अच्छी कमांड रहेगी आपकी फॉर्मूलों में, आप उतने ज्यादा अच्छे तरीके से या उतने ज्यादा कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे और आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्या होता है मेंस में, एडवांस में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जिनमें फॉर्मूले के डायरेक्ट एप्लीकेशन के अलावा उसमें कुछ 1 स्टेप अहेड थिंकिंग की भी जरूरत होती है। आप इमेजिन कीजिए, अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें कोई 1 स्टेप अहेड थिंकिंग की जरूरत है, लेकिन आप फॉर्मूले में ही अटक गए हैं, आप फॉर्मूला ही रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 1 स्टेप अहेड थिंकिंग के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे, राइट। तो एक लेवल अगर आपको आगे बढ़ना है अपने सभी कॉम्पिटिटर से, तो पहला काम तो आपको ये बहुत ही नेसेसरी है हमारे लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है कि सारे फॉर्मूले जितने भी आपको मिलते हैं वो सब आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, बाय हार्ट होने चाहिए। और ये सारे फॉर्मूले ऑफ कोर्स आपको एक दिन में मिलते नहीं हैं, इसलिए एक दिन में लर्न भी नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस होती जाती हैं, रोज आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूले मिलते जाते हैं। 5 किसी दिन 5 फॉर्मूले आपको मिलेंगे, किसी दिन 10 मिलेंगे, किसी दिन 4 मिलेंगे, किसी दिन नहीं मिलेंगे। तो जैसे जैसे आपको फॉर्मूले रोज आपकी पढ़ाई के दौरान, आपकी प्रिपरेशन के दौरान, आपकी क्लासेस में मिलते जाते हैं, आपको उन्हें पढ़ते जाना है, रटते जाना है, और पूरी तरह से कमांड होने के बाद ही, फॉर्मूले में कमांड होने के बाद ही एक्सरसाइज अटेम्प्ट करने में आगे बढ़ना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है कि फॉर्मूले हमें अच्छी तरह से कंठस्थ होने चाहिए, अच्छी तरह से याद होने चाहिए, और ये हमें अपने सब्जेक्ट में, मैथ्स में चैंप बनाने की पहली सीढ़ी है, चैंप बनने की पहली सीढ़ी। नेक्स्ट आता है लर्निंग द इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। क्या होता है, हम मैथ्स के सिलेबस में जितने भी नए फॉर्मूले या नए थ्योरम्स या नई टेक्निक्स पढ़ते हैं, वो उन सभी में कुछ ना कुछ डेरिवेशंस होते हैं। अब यहां मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमें उन सभी डेरिवेशंस को याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर डेरिवेशन में इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज हो जो हम पूरी तरह से अपने दिमाग में बैठा सकें, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से डेरिवेशंस बहुत प्लेन होते हैं और जिनके डिराइव करने के स्टेप्स में कुछ खास
कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन नहीं लग रहा होता है। तो ऐसे समय में हमें सिर्फ उन फॉर्मूलों को या उन इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को याद रखना हो चाहिए जिनको डिराइव करते समय किसी स्पेसिफिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ रही है और वो हमें हमेशा याद रखना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें ये डिसाइड करना हो कि मुझे कुछ डेरिवेशंस याद रखने हैं और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो जब इस तरह के डिसीजन लेने की नौबत आती है तब हमें अपने टीचर पे फेथ होना चाहिए। जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं, जो आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, वो आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं कि बेटा इस फॉर्मूले के डेरिवेशन की हमें जरूरत है, इसलिए हम इस डेरिवेशन को लर्न करेंगे। और जिन फॉर्मूलों में डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, या तो वहां पर एक डेरिवेशन सरफेस लेवल पे आपको बता दिया जाता है और या फिर नहीं भी बताया जाता है क्योंकि जरूरत नहीं है। हमें इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान इस बात को भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमारा समय है हम उसे किस तरह के कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट में यूज कर रहे हैं। हमारे सब्जेक्ट में जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हमारे लिए होने वाला है उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितने ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, उतनी आपकी सब्जेक्ट में कमांड बढ़ने वाली है। और वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना, उस स्टेज में हम तभी पहुंचेंगे जब हम इररिलेवेंट डेरिवेशंस के पीछे नहीं भागेंगे, उनको स्किप करेंगे और सिर्फ रिलेवेंट कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस पे फोकस करेंगे। तो ऐसा करते हुए हम अपने लिए समय बचा सकते हैं और उस समय को प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है। प्रैक्टिसिंग दी रिलेवेंट क्वेश्चंस। मैथ्स है, बिना प्रॉब्लम सॉल्विंग के मैथ्स में कमांड नहीं आती। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हमें करनी है, बट वो भी हमें रिलेवेंट क्वेश्चंस की करनी है जो प्योरली जेई मेंस और एडवांस के लिए रिक्वायर्ड हैं। हमें उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है और वो जो कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स है जो आपको सॉल्व करना है, वो यहां पर भी वही बात सामने आती है कि आप अपनी तरफ से डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मुझे किस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है, किसे नहीं करना है। तो यहां पर भी आपको अपने टीचर पे भरोसा रखना है। टीचर से गाइड कीजिए, गाइडेंस लीजिए, टीचर से कंसल्ट कीजिए। वो आपको प्रॉपरली बताएंगे कि बेटा इस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है और इसे नहीं करना है। अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में सैकड़ों बुक्स हैं, हजारों बुक्स हैं। गाइडेंस देने वाले लोग भी बहुत बोलते हैं कि ये बुक भी सॉल्व कीजिए, वो बुक भी सॉल्व कीजिए, इसे भी सॉल्व करना जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बट हमारे पास सभी बुक्स को सॉल्व करने का टाइम नहीं है। तो ऑफ कोर्स जो रिलेवेंट, प्योरली हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन देने वाली बुक्स हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि एलन का मॉड्यूल, एलन के मॉड्यूल में आपको रिलेवेंट क्वेश्चन से मिलने वाले हैं जो प्योरली आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड हैं और उनकी प्रैक्टिस करके आपको मेंस में कभी भी या एडवांस में कभी भी एकदम ही ऑफ द ट्रैक प्रॉब्लम नहीं मिलने वाला है। आपको फील आएगी कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। और यही रीजन है कि एलन से जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम रहता है कि हम किस तरह की, हम रिलेवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ही हमने सब्जेक्ट में कमांड हासिल की है। फिर हम आते हैं मार्किंग पेक्यूलियर क्वेश्चंस फॉर रिवीजन स्टेज। पेक्यूलियर क्वेश्चंस मतलब कैसे क्वेश्चंस? पेक्यूलियर क्वेश्चंस का मतलब यहां पर ऐसा है कि जब हम किसी प्रकार का असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं और हम कुछ क्वेश्चंस में अटक जाते हैं, पहली बार में अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। हो सकता है हम 3-4 अटेम्प्ट, 3-4 ट्राई और कर रहे हैं, फिर भी हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और उसका सॉल्यूशन हमें टीचर से डिस्कस करने के बाद मिला है। जब आप टीचर से किसी प्रॉब्लम को या डाउट को डिस्कस करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा नया पॉइंट आपको जरूर मिलता है जिसके बारे में जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो पाए थे, जो आप सोच नहीं पाए थे, लेकिन वो उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंपॉर्टेंट था। ऐसे पॉइंट्स को आप उस क्वेश्चन के साथ नोट करें
और उस क्वेश्चन को मार्क करें, वो आपके लिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या एक पेक्यूलियर क्वेश्चन हो जाएगा। आगे जाके जब भी रिवीजन की नौबत आएगी या रिवीजन का स्टेज आता है, उस समय हम सिर्फ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिर्फ अभी इसमें ना ऐसे क्वेश्चंस भी इंक्लूड हो जाते हैं जिनमें हम सॉल्व तो कर चुके रहते हैं लेकिन गलत कर लेते हैं और हमारा आंसर मैच नहीं करता और हम रीजन भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि मेरा आंसर क्यों गलत हुआ है। गलत होने का रीजन कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है और कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक भी हो सकती है। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हम अपने टीचर से शेयर करेंगे कि मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है, तब भी हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा और हम वो पॉइंट भी उन क्वेश्चन के साथ नोट कर लेंगे, तो हमें ये चीज याद रहेगी कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के समय मैं इस चीज को मिस कर गया था, तो मुझे अब ये गलती दोबारा नहीं करनी है। तो ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ऐसे पेक्यूलियर क्वेश्चंस हम मार्क करके रखते हैं जो रिवीजन स्टेज में हमें उन गलतियों की याद दिलाते हैं, उन करेक्शंस की याद दिलाते हैं, ताकि हम दोबारा वो गलतियां ना करें और हम एक कॉन्फिडेंटली हम पेपर अटेम्प्ट कर सकें। फिर हम आते हैं अटेम्प्टिंग द होम टेस्ट रेगुलरली। अटेम्प्टिंग द होम टेस्ट रेगुलरली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सब्जेक्ट में कमांड लाने के लिए। ये होम टेस्ट होता क्या है, कैसे दिया जाता है, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है डिस्कशन के लिए। तो चलिए इस टॉपिक पर अब हम आगे बढ़ते हैं कि होम टेस्ट एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, होम टेस्ट होते क्या हैं और उन्हें कैसे एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि ये होम टेस्ट की हम बात ला क्यों रहे हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर एक एथलीट है, एक स्प्रिंटर है, ओलंपिक रनर है, उसका टारगेट है ओलंपिक में 400 मीटर की रेस में टॉप करना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना या गोल्ड मेडल लाना उसका टारगेट है। तो उसे किस तरह की प्रैक्टिस की जरूरत है? अगर वो 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल लाना चाहता है तो ऑफ कोर्स उसे 400 मीटर की ही रेस की प्रैक्टिस बार बार करनी है। एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच में 4 साल का गैप होता है। तो अगर हम मान के चले कि उसने आज प्रिपरेशन चालू किए, ज्यादा से ज्यादा लंबा समय प्रिपरेशन में लगा रहा है वो रनर, वो स्प्रिंटर, तो वो 4 साल तक 400 मीटर की ही प्रैक्टिस बार बार करेगा रन करने की। उस रनिंग को इंप्रूव कर उसका टाइम ड्यूरेशन वो नोट करेगा। जो ट्रैक वो फॉलो करेगा वो प्रॉपर ओलंपिक का ट्रैक होना चाहिए। जो अटायर उसका रहेगा, जो सूट वो या जो भी टी शर्ट या लोअर वो वेयर करेगा, वो पूरी तरह से जो फाइनल रनिंग के समय रिक्वायर्ड अटायर है वैसे उससे मैच करेगा। वो अपनी डाइट पे ध्यान देगा, वो एक्सरसाइजेस पे ध्यान देगा। मतलब वो पूरी तरह से फोकस है 400 मीटर की रेस के लिए। एग्जैक्टली यही सिचुएशन हम लोगों के साथ है। अगर हम 3 घंटे का पेपर देना चाहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, तो हमें उस 3 घंटे वाले टेस्ट की एक प्रॉपर हैबिट होनी चाहिए। 3 आवर्स एकदम टेबल पे जम के बैठ के टेस्ट की तरह ही आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ये प्रोसीजर, ये टेस्ट आप जितने बार देंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा देंगे अपने प्रिपरेशन के दौरान, उतना आपका टेस्ट टेम्परामेंट डेवलप होगा और आप टेस्ट में एक्सीलेंटली परफॉर्म करने वाली सिचुएशन में आ जाएंगे। तो इस स्टेज तक आपको अगर हमें अगर हमें पहुंचना है, इस स्टेज तक अगर हमें पहुंचना है, तो ऑफ कोर्स हमें होम टेस्ट देना कैसे है ये समझना पड़ेगा और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना होगा। अब डेली तो हमें जेईई मेंस लेवल के टेस्ट पेपर मिल नहीं सकते हैं क्योंकि टॉपिक्स हमारे सारे कवर हुए नहीं रहते हैं। हमें करंट टॉपिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो जो क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसे अच्छे से रिवाइज करें। उसके बाद जो आपको होम असाइनमेंट मिला है या जो मॉड्यूल से क्वेश्चंस मिले हैं जो आपको सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं, आप उनको मार्क कर लीजिए। मार्क करना मतलब यहां लिस्टिंग वर्ड मैंने यूज किया है। लिस्टिंग इन द सेंस कि ठीक है, अगर मुझे 30 क्वेश्चंस
अटेम्प्ट करने हैं मैथ्स के लिए, 30 क्वेश्चंस मार्क करने हैं, तो जो होमवर्क हमें मिला है ऑफ कोर्स उसमें से हम 30 क्वेश्चंस मार्क कर सकते हैं, नंबरिंग उनकी कुछ भी हो सकती है, बट हम 30 क्वेश्चंस मार्क कर लिए। वो 30 क्वेश्चन मुझे होम टेस्ट की तरह देने हैं। मैथ्स के लिए मेरा टारगेट 1 आवर का है, तो एक्चुअली एवरेज टाइमिंग हमें मैथ्स के लिए 1 आवर दी जाती है, बट ऐसा नहीं है। यूजुअली व्हाट हैपेंस कि जेईई मेंस के एग्जाम में एक बच्चा, एक अच्छी प्रिपरेशन वाला स्टूडेंट 40 से 45 मिनट्स में केमिस्ट्री सॉल्व कर लेता है, अराउंड 60 मिनट्स उसे लगते हैं फिजिक्स सॉल्व करने में, और जो केमिस्ट्री सॉल्व करने के बाद जो टाइम बच रहा है यूजुअली वो टाइम मैथ्स में दिया जाता है, तो हर बच्चे के पास 75 टू 80 मिनट्स रहता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम सिर्फ मैथ्स का पेपर दे रहे हैं एज अ होम टेस्ट, तो हम अपने लिए 75 मिनट्स का भी टाइम सेट कर सकते हैं। आप 30 क्वेश्चन चूज कर लीजिए और उसको प्रॉपर टेस्ट एनवायरनमेंट में आप देना चालू करें। ड्यूरिंग द टेस्ट हर वो काम कर सकते हैं आप जो आप टेस्ट के दौरान कर सकते हैं, एक्चुअल टेस्ट के समय कर सकते हैं, और हर वो काम आपको नहीं करना है जो आप टेस्ट के समय नहीं कर सकते हैं। ये इस होम टेस्ट की बहुत नेसेसरी, बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम टेस्ट अटेम्प्ट करके हम अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो होगा ये कि हमारे पास एक अच्छा खासा रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा कि 1 तारीख को मैंने एक होम टेस्ट दिया था, उसमें मेरे इतने मार्क्स आए थे, 2 को फिर मैंने होम टेस्ट दिया था, मेरे इतने मार्क्स आए थे। मान लीजिए 3 को आप नहीं दे पाए, 4 को दिया आपने, 5 को दिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कभी होम टेस्ट ना दे पाओ, और ऐसा भी नहीं होता है कि आप रोज दे सको। तो हमारी कोशिश रहती है कि ये काम हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार दे सकते हैं हम देंगे। एक बार आप स्टार्ट करेंगे देना तो ग्रेजुअली इसकी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग है होम टेस्ट की। होम टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद और मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद ये बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हमें करना है, वो है एनालाइजिंग द मिस्टेक्स एंड आइडेंटिफाइंग द रीजंस। जिन क्वेश्चंस को आपने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किया है, जो आपने अटेम्प्ट किया और गलत हो गए थे, जिनमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, उनमें आप रीजन आइडेंटिफाई करें, उस रीजन को क्वेश्चन के सामने नोट कीजिए। धीरे से वही एक पिक्यूलियर क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, जो क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो गए थे, जिनमें हमने मिस्टेक्स अपनी आइडेंटिफाई कर लिए, उनको री अटेम्प्ट भी करना है। अब री अटेम्प्ट करते समय भी हमारे सामने अगर हम उनको भी एक मिनी होम टेस्ट में कन्वर्ट कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है 30 क्वेश्चंस के पेपर में आप 1 घंटे के दौरान 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए, 20 में से आपके 15 करेक्ट थे, 5 इनकरेक्ट थे, तो ये 5 इनकरेक्ट और 10 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को लेकर 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। इनको लेकर आप 40 मिनट का एक टेस्ट दे सकते हैं, वो एक मिनी होम टेस्ट हो जाएगा। उसमें फिर से आप अच्छे से टेस्ट एनवायरनमेंट में आप टेस्ट दीजिए, फिर से मार्क्स नोट कीजिए, और उसके बाद जब आपको फिर से कुछ क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड और फिर कुछ क्वेश्चंस गलत मिलते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, इनकरेक्ट हो जाते हैं, तो अब हम उनमें फिर से यही एनालिसिस का प्रोसेस दोहरा सकते हैं। टू वर्क ऑन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, ये भी उस पार्ट में इंक्लूड हो गया है मिनी होम टेस्ट बनाने के दौरान, तो ऑफ कोर्स दिस पॉइंट हैज बीन कवर्ड। नाउ वी कम टू द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द होम टेस्ट। जो होम टेस्ट हम दे रहे हैं उसका लर्निंग आउटकम क्या क्या है, क्या क्या सीखने को मिला। सबसे पहले हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। कैसे, क्या होता है, जब हम होम टेस्ट देते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो प्राइमरली हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पर फोकस नहीं करेंगे, नहीं करते, या कहना चाहिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पर फोकस नहीं करना है। हमें फोकस करना है करेक्ट अटेम्प्ट करने पर। इट माइट बी पॉसिबल कि एक 75 मिनट के होम टेस्ट में आपने, जिसमें 30 क्वेश्चंस आपने अपने सामने रखे थे, जिनमें से आपको 25 अटेम्प्ट करने थे, हो सकता है आप उसमें से सिर्फ 10 ही अटेम्प्ट कर पाओ। नंबर सुनने में कम लग रहा है, क्वांटिटी कम है, लेकिन उन 10 में आपको कोशिश ये करनी है कि 10 के 10 आपके सही हो जाएं या एटमोस्ट एक इनकरेक्ट हो। कहने का मतलब यह है कि आपको 90% एक्यूरेसी की तरफ बढ़ना है। भले ही कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें आप, जब आप कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और एक्यूरेसी की तरफ फोकस करना चाहते हैं ना, तो शुरुआत कहां से होती है,
शुरुआत होती है, अगर मैंने सोच लिया, देखिए पहला टेस्ट मैंने एक दिया, मैंने ऑब्जर्व किया कि मैंने इस प्रकार की कोई स्ट्रेटेजी मान लीजिए हमने नहीं रखी है, पहले बिना कोई स्ट्रेटेजी के हमने एक पेपर अटेम्प्ट किया और हमने देखा कि 30 क्वेश्चंस के पेपर में जब हम 20 को क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और 20 में से हमारे 8 सही हुए हैं और 12 गलत हो गए, या फिर 10 सही हुए हैं 10 गलत हो गए। अगर ऐसी सिचुएशन जा रही है तो वो हमें समझ में आ रहा है कि एक्चुअली हम 1 घंटे में 8 to 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं सही, और जो क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट हुए हैं उनमें जो हमारा टाइम है वो वेस्ट हो गया। तो हम स्ट्रेटेजिकली कैसे बढ़ सकते हैं? हम मान सकते हैं कि भाई हम उतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, हम पर क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम इंक्रीज कर देंगे। 75 मिनट में अगर आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे तो लगभग आपने 3.75 मिनट्स एक क्वेश्चन में दिए थे, 3.25 मिनट आपने एक क्वेश्चन में दिया था। अब मैं बोल रहा हूं आप 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टारगेट कर लीजिए। अगर आप 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपका 6 मिनट से भी ज्यादा समय पर क्वेश्चन रहेगा अटेम्प्ट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। टाइम अगर किसी एक क्वेश्चन के साथ रिलेटिवली ज्यादा बिताएंगे तो उसके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे होगा ये कि 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर अगर आपने 10 भी सही किया है तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे उस सिचुएशन के कंपैरिजन में जब आप 20 अटेम्प्ट करके 10 सही और 10 गलत कर रहे थे, या 8 सही और 12 गलत कर रहे थे। ये ड्रास्टिक चेंज आता है मार्क्स में अगर हम शुरू में ध्यान देते हैं एक्यूरेसी पर। और जब ये प्रोसेस बारंबार हम रिपीट करते हैं, बार बार हम लोग ये प्रोसेस रिपीट करते जाते हैं, तो हम पाते हैं कि अब धीरे 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 हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एक्यूरेसी हमारी इंप्रूव हो रही है, जो ग्रेजुअली हमें हमारी स्पीड भी इंप्रूव कर देती है। अब एक्यूरेसी इंप्रूव होना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जितने क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा सही हो जाना। साथ ही साथ स्पीड बढ़ जाने का मतलब क्या होता है कि जो टाइम ऑफ सॉल्विंग पर क्वेश्चन है वो हमने रिड्यूस कर दिया है। इसको कहते हैं स्पीड बढ़ना। अगर पहले कभी आप 1 घंटे में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे थे, एक घंटे वाला एनालिसिस ज्यादा आसानी से समझ में आता है, इसका मतलब होता है कि आप एक क्वेश्चन 6 मिनट में अटेम्प्ट कर पा रहे थे। लेकिन प्रैक्टिस लगातार करते रहने से, होम टेस्ट लगातार देते रहने से अगर ये सिचुएशन आ गई कि अब आप 1 घंटे में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे हैं, मतलब पर क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम आपका 4 मिनट हो गया है, तो इसे हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ द टाइम ऑफ सॉल्विंग पर क्वेश्चन। तो ये भी हमारा होम टेस्ट का एक लर्निंग आउटकम है। अब हम आते हैं हेल्पिंग टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग द सब्जेक्ट्स। अब ये कैसे डिसाइड होता है? देखिए, हमने आपको बताया कि 3 घंटे का पेपर होता है हमारा जेईई मेंस का और जेईई एडवांस का। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि होम टेस्ट के समय आप मेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं, 30-30 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में ले रहे हैं, या आप एडवांस पैटर्न के अकॉर्डिंग अराउंड 18 to 19 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट पिक कर रहे हैं मिक्स्ड वैरायटी के। जो भी पैटर्न आप पिक कर रहे हैं होम टेस्ट के लिए, चाहे वो मेन का हो या फिर वो एडवांस का, अगर हम ये टेस्ट 3 घंटे का दे रहे हैं जिसमें से हम 75 मिनट्स मैथ्स को दे रहे हैं, अराउंड 60 मिनट्स फिजिक्स को दे रहे हैं और 45 मिनट्स केमिस्ट्री को दे रहे हैं, तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का भरपूर स्कोप रहता है कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इस ऑर्डर में टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करें, या मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इस ऑर्डर में अटेम्प्ट करें, या मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स करें, या केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स करें। मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे आप मेहनत करेंगे 20 दिन लगातार, 25 दिन लगातार, या 20 से 25 टेस्ट आपने लगातार एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे दिया, उसमें आपने ऑब्जर्व किया कि आपके मार्क्स कितने जा रहे हैं। उसके बाद आपने ऑलमोस्ट इतना ही ड्यूरेशन, इतना ही टाइम आपने किसी दूसरे ऑर्डर पे दिया, फिर आपने किसी तीसरे ऑर्डर पे वर्क किया, 20 से 25 टेस्ट आपने किसी तीसरे ऑर्डर पे दिए। आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मुझे किस पर्टिकुलर ऑर्डर में मार्क्स ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं, पीसीएम ऑर्डर में, या सीएमपी ऑर्डर में, या सीपीएम ऑर्डर में, या एमपीसी ऑर्डर में। फैक्टोरियल 3 तो कॉम्बिनेशंस है ना, टोटल फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट्स है, पॉसिबिलिटीज हैं, 6 केसेस हैं, तो ये 6 केसेस में 6 पैटर्न में आपको वर्क करके देखना है। आप कुछ समय में ये जान जाएंगे कि हम किस पैटर्न में ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये जो अचीवमेंट है, ये जो ऑब्जर्वेशन है,
हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर वाले पार्ट पे मैं आपको कोई सजेशन नहीं दूंगा, ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए आपके रेगुलर होम टेस्ट के बेसिस पर। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ होम टेस्ट पे। सेल्फ असेसमेंट तो हो ही रहा है, हमें अपनी स्ट्रेंथ पता चल रही है, वीकनेस पता चल रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया जिन क्वेश्चंस पे हम गलत अटेम्प्ट कर दे रहे हैं या अनअटेम्प्टेड रह रहे हैं, वो हम अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पाए या क्यों हमने गलत अटेम्प्ट किया, हम वो रीजंस वहां मार्क कर रहे हैं। जब किसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो उसके दो रीजंस होते हैं, या तो हम क्वेश्चन ही समझ नहीं पाते हैं, या फिर हम फॉर्मूला रिकॉल नहीं कर पाते, या रिलेवेंट कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं कर पाते। इन बोथ दी केसेस हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारी वीकनेस क्या है, तो वो हमें हमारी वीकनेस बता रही है। इसी तरह से अगर किसी टेस्ट में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, आपने रिलेटिवली ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, ज़्यादा क्वांटिटी में या ज़्यादा मार्क्स आपको मिल रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप इस चैप्टर में के क्वेश्चंस में आपकी कमांड ज़्यादा अच्छी है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, तो वो आपको आपकी स्ट्रेंथ बताता है। सो बेसिकली एक अच्छा सेल्फ असेसमेंट तैयार हो जाता है जिसमें हम समझ पाते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप होती है हमारी, कि कितना टाइम हम फिजिक्स में देकर अब मैक्सिमम स्कोर कर पा रहे हैं, या कितना टाइम हम मैथ्स में देकर अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, या कितना टाइम हम केमिस्ट्री में देकर स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आप सिर्फ अपने मैथ्स के पिछले 10 टेस्ट को या पिछले 10 होम टेस्ट को एनालाइज करें, तो आप ये भी समझ पाएंगे कि हम किस तरह के किस चैप्टर से रिलेटिवली ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ज़्यादा सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, किस चैप्टर में रिलेटिवली हम वीक जा रहे हैं, तो आप उस चैप्टर पे और मेहनत कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं वो आपको सिखाती हैं कि आपका मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा जा रहा है, मतलब आप 75 मिनट्स में कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, केमिस्ट्री में आपको 40 मिनट्स 5 मिनट्स लग रहे हैं या उससे ज़्यादा लग रहे हैं। बेसिकली आप डिसाइड कर पा रहे हैं कि आप अपने टाइम को इफेक्टिवली कैसे यूज़ करें जिससे कि आपके स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आएँ। इसके लिए जो बेसिक एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत है, हम पूरी प्रिपरेशन के दौरान अपने होम टेस्ट में अप्लाई करते हैं, और वो हमें सिखा देता है कि किस तरह से हमें अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना है। रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस, ये भी बहुत अच्छा एक एडवांटेज है। जब हम एक 3 आवर्स का टेस्ट देते हैं तो हमें रेगुलरली टेस्ट देते रहने से, मान लीजिए एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिसको आपने अडॉप्ट किया हुआ है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। सपोज आप सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर रहे हैं ताकि आपका टाइम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच रहा है वो आपको पता चल जाए। आपने ऑब्जर्व किया कि एवरी टाइम आप 42 मिनट्स में केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर देते हैं ऑन एन एवरेज। फिर आप नियरली 65 मिनट्स मान लीजिए आप फिजिक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको आइडिया है कि बचा हुआ टाइम पूरा आपको मैथ्स में देना है। तो एक फ्रेमवर्क आपके सामने तैयार हो जाता है कि टेंटेटिवली इतना टाइम, मतलब ठीक 1 घंटे 17 मिनट पर मैं फिजिक्स में कहाँ पर रहूँ, फिजिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, या 1 घंटे 50 मिनट के समय में मैं मैथ्स में जा चुका रहूँगा और उस समय सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो आपके सामने एक ऑर्डर तैयार हो जाता है जो आपको आइडिया दिलाता है कि ये इस पेपर में आप अपना बेस्ट दे पा रहे हैं या नहीं। क्या होता है, कभी पेपर बहुत ईजी आ जाता है तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपने जितना कुछ गेन किया है उसके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छी स्पीड से जा रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर को। और अगर वो आपके जो लर्निंग पैरामीटर्स हैं, आपका जो असेसमेंट है पेपर को लेकर, आप जिस तरह का परफॉर्म करते आए हैं, मान लीजिए आप उस तरह का परफॉर्म एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि पेपर रिलेटिवली टफर है। तो ऑफ कोर्स हमें और ज्यादा अलर्ट होकर अटेम्प्ट करना है, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए फायदा भी है, ये आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। ये है रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस का बेनिफिट। फिर हम आते हैं स्विचिंग ओवर बिटवीन मल्टीपल सब्जेक्ट्स। कई बार ये होता है कि एक सब्जेक्ट से हम सॉल्व करना चालू करते हैं और हमको पता चलता है कि शुरू के 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के दौरान हम मुश्किल से 2 ही अटेम्प्ट कर पाए हैं, बाकी क्वेश्चंस हमें स्किप करने पड़ गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब कम समय में सॉल्व होने वाले नहीं थे, या एवरेज टाइमिंग में सॉल्व होने वाले नहीं थे, या तो वो टाइम टेकिंग थे या वो अटेम्प्ट करने लायक नहीं थे। तो वो हमें हमारा कॉन्फिडेंस लूज कर रहे होते हैं। ऐसे समय में हम इमीडिएटली सब्जेक्ट भी स्किप कर सकते हैं।
अगर हम फिजिक्स अटेम्प्ट कर रहे थे तो हम केमिस्ट्री पे जंप कर देंगे, अगर हम केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर रहे थे तो हम मैथ्स पे आ जाएंगे, लाइक दिस। तो ये एक ऐसा पैरामीटर है, ये एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो हमें समय के साथ साथ, ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमें समय के साथ साथ मिलता है। बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस हम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन अगर कभी टफर क्वेश्चंस का सेट हमारे सामने आ गया तो हम इमीडिएटली मल्टीपल सब्जेक्ट्स के बीच में स्विचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी हमें कॉन्फिडेंट, हम वो कॉन्फिडेंटली ये काम कर पाएंगे और हमें कॉन्फिडेंस देता है सब्जेक्ट में आगे बढ़ने के लिए। इन जनरल कॉन्फिडेंस तो हमारा बूस्ट होता ही है। अगर हम मान लीजिए आपने 11th स्टैंडर्ड से होम टेस्ट देना चालू किया था, 2 साल तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 2 साल में मान लीजिए आपने 300 to 400 टेस्ट दे दिए, तो जो बच्चा 300 से 400 टेस्ट देकर जा रहा है होम टेस्ट जेईई मेंस लेवल के, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली उन बच्चों से तो काफी ज्यादा होगा जो सिर्फ 20 या 30 होम टेस्ट देकर जा रहे हैं या 20 या 30 टेस्ट अटेम्प्ट करके जा रहे हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये आपका एग्जाम टाइम में रिफ्लेक्ट भी होता है और आप टफर से टफर एग्जाम को भी बहुत हंसते हंसते अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप हर तरह की सिचुएशंस फेस कर चुके रहते हैं होम टेस्ट के दौरान। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर जो हमें जेईई मैथ्स के लिए चैंप बनाने में हमें हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमें सारी क्लासेस, जो भी हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, रेगुलरली अटेंड करनी है, बिना किसी डिस्ट्रप्शन के, किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई भी डे, किसी भी डे आप एब्सेंट नहीं रहने चाहिए। अगर आप सारी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते हैं तो ऑफ कोर्स आपका जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए वो सही तरीके से होता है और सब्जेक्ट में कमांड काफी अच्छे से आती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि हमें ड्यूरिंग दी क्लास जो भी डाउट्स होते हैं उन्हें इमीडिएटली पूछने की हैबिट होनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं क्लास में अपने डाउट कैसे पूछूंगा, या आप थोड़े से शाई नेचर के हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, और आप ये सोचेंगे कि मैं डाउट नहीं पूछ सकता हूं, तो उस कमी को, उस पर्सनैलिटी में जो आपकी कमी है, इसे आपको दूर करना होगा। आपको वोकल होना पड़ेगा, आपको अपने डाउट्स इमीडिएटली पूछने की हैबिट बनानी होगी। अगर आप ड्यूरिंग द लेक्चर आपके डाउट्स जो भी क्रिएट हो रहे हैं, चाहे वो छोटे से छोटे लेवल के हों, चाहे वो अच्छे लेवल के हों, पूछने की हैबिट बना के रखते हैं, तो हर बार क्लास खत्म होने के बाद आप ये पाएंगे कि मुझे आज के कॉन्सेप्ट सभी अच्छे से समझ में आ गए हैं और आप होमवर्क ज़्यादा आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो हमें होमवर्क्स मिलते हैं क्लास में, जो आपको बता दिया जाता है कि इतना होमवर्क आपको कंप्लीट करना है और इतने दिनों में करना है या कल तक करना है, या जो भी एक पर्टिकुलर अलॉटेड टाइम है। अगर आप अपना होमवर्क अलॉटेड टाइम में कंप्लीट करते चलते हैं तो यकीन मानिए आपकी प्रिपरेशन का लेवल अपने सभी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा चल रहा है और आपको अपने सब्जेक्ट में, मैथ्स में चैंप बनने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपको इस सेशन में मैंने जितने पॉइंट्स समझाए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इन पॉइंट्स को आप अपनी सुविधा अनुसार अपने सब्जेक्ट के साथ में, मैथ्स के साथ साथ अगर आप फिजिक्स में या केमिस्ट्री में अप्लाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि पूरी तरह से अपने सब्जेक्ट टीचर से टच में रहिए। फिजिक्स टीचर से डिस्कस कीजिए, केमिस्ट्री टीचर से डिस्कस कीजिए स्ट्रेटेजिकली, और उसके बाद डिसीजन लीजिए। ये पूरी तरह से आपके करियर को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट एडवाइसेस हैं, इनको फॉलो कीजिए और आप देखिए कुछ समय के बाद में आप और हम जेईई का रिजल्ट सेलिब्रेट करेंगे साथ में। विश यू ऑल द बेस्ट।